हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल से दिमंत्रा एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अच्छे से समझा था। उसमें अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं और फिर रासायनिक शब्द समीकरण और ढांचा समीकरण क्या होते हैं, यह समझा था। वहीं पर हमने ये भी जाना था कि रासायनिक ढांचा समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ढांचा समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं या समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, कि उसके क्या क्या चरण हैं, उससे किस प्रकार से संतुलित करते हैं, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के निम्न चरण। कुछ चरण हैं इसको संतुलित करने के। किताब के अनुसार इसके 7 से 8 चरण हैं। मैंने यहाँ पर 5 चरण लिखे हैं, 7 चरण किताब में है। मैंने कुछ चरणों को काट दिया है क्योंकि बहुत ही आवश्यक नहीं है। मैं इन चरणों को सिर्फ आपको ये जो निम्न चरण है, जो स्टेप्स हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से इसको संतुलित किया जाता है। मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। उसके बाद एक आपको तरीका बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको इन सबको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको यहाँ पर 2 जो रहेंगे उसको ध्यान रखना रहेगा कि क्या है, मतलब अभी मैं आपको समझा दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम रासायनिक सूत्रों को रासायनिक सूत्रों के चारों ओर एक बॉक्स बना लेते हैं। रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? तो रासायनिक सूत्र मतलब वही जो हमारे बनते हैं H2O, MgO, पिछले वीडियो में हमने समझा था। और फिर जो हम जानते हैं, मतलब जो सूत्र बन गया हो, तो उनको जो है एक बॉक्स की तरह हम अंदर बॉक्स में बंद कर लेंगे। उदाहरण में देखिए, इस तरह से लेंगे Mg को बॉक्स में, और O2 भी हमने पिछले एग्जाम्पल में समझा था Mg प्लस O2 यानी मैग्नीशियम रिबन को या मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो वहीं पर हमने यही उदाहरण लिया है। और यहाँ पर सबसे पहले हमें रासायनिक सूत्र को एक बॉक्सों में बंद कर लेना है। रासायनिक सूत्रों को बंद कर लें। तो यहाँ पर मैं Mg को, O2 को और MgO को, प्रत्येक सूत्रों को आपस में बॉक्स में एक बंद कर दिया है। आगे देखते हैं। दोस्तों, एक विशेष बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। समीकरण को संतुलित करते समय इस बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, वो उसमें क्या होगा कि ये बॉक्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर जो यहाँ पर कहा जा रहा है विशेष बात में कि बॉक्स के अंदर परिवर्तन ना करने का मतलब यह है कि इन सूत्र, जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक सूत्र है, मतलब यहाँ पर एक चिन्ह है, मैग्नीशियम का एक चिन्ह है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो कि एक सूत्र बना है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के एक सूत्र बना है। और सूत्र कैसे बनते हैं इसका वीडियो भी मैं जल्दी लेकर आने वाला हूँ। वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि ये MgO कैसे बना, ठीक है। वो मैं आपको वहाँ पर वो तो बाद में बात की है, लेकिन यहाँ पर देखिए MgO जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर विशेष बात में समीकरण के संतुलित करते समय हम बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगर इसके अंदर हम कुछ लिखेंगे, तो कहने का मतलब मैं यहाँ पर अगर इस बॉक्स को थोड़ा बढ़ा चढ़ा दूँ, ऐसे कर दूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, तो क्या यहाँ पर 3Mg लिख देने पर क्या यहाँ पर बॉक्स के अंदर मैंने परिवर्तन कर दिया? तो क्या यह गलत है? जी नहीं दोस्तों, इसमें समीकरण संतुलित ये सब आप पूरा कर लेंगे ना, तो आपको बॉक्स, मतलब ये तो चरण हो गए, लेकिन आप बॉक्स हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप ये सभी संतुलित करने के बाद इन बॉक्सों को हटा देना तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बल्कि समीकरण संतुलित इसी तरह होगा कि इसके आगे कुछ नंबर्स लिखे जाएंगे, ठीक है, तभी संतुलित होगा। यहाँ पर बॉक्स के अंदर कुछ परिवर्तन ना करने से मतलब यहाँ पर ये है कि जिस प्रकार से O2 के नीचे 2 लिखा गया है। अब देखिए एक बात और, यहाँ पर आगे नंबर लिखे रहने पर होता है कि इस मैग्नीशियम के 3 अणु हैं, 3 अणु हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन में जो नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर उसके 2 मोल है, ठीक है। तो मतलब उससे नहीं है, अगर 2 अणु रहेंगे और 2 मोल रहेंगे तो बराबर रहेंगे, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर लिखने का मतलब है कि हम यहाँ पर इनके मोलों की संख्या नहीं बढ़ा सकते। मैं यहाँ पर Mg3 नहीं लिख सकता, मोलों की संख्या को नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ यहाँ पर इनकी अणुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बॉक्स बना देता हूँ जिस प्रकार से पहले था, ठीक है।
तो बॉक्स के अंदर ना परिवर्तन करने का मतलब सिर्फ यही है। दूसरा चरण है असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। असंतुलित समीकरण कौन सा है? यहाँ पर हमने जो ऊपर लिखा है ये असंतुलित है। अब देखिए संतुलित असंतुलित का मतलब क्या है, देखिए असंतुलित मतलब यहाँ पर देखिए संतुलित मतलब अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आपके मन में प्रश्न भी उठा होगा या हो सके बाद में जाकर उठे, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए आप सोचेंगे कि हम इस समीकरण को क्यों बैलेंस करें, आखिर कारण क्या है। तो दोस्तों कक्षा 9 में आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है, और द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, किसी भी प्रयोगों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया दौरान हम तत्वों के मतलब वहाँ के द्रव्यमान में संरक्षण का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान बचाना, द्रव्यमान संरक्षित रहना, ठीक है। तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहेगा, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार कोई भी वस्तु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो ऊर्जा को या फिर ना तो द्रव्यमान को निर्माण किया जा सकता है, द्रव्यमान को निर्मित किया जाता है, ना तो द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे इतना द्रव्यमान है तो यहाँ पर भी इतना ही द्रव्यमान होगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आप घर में चाय बनाते हैं, आपके घर में चाय बनता है, तो चाय में क्या 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 पड़ता है, देखिए दूध पड़ेगा, पहले बात पानी पड़ेगा, एक गिलास पानी डाल दिया और आधा ग्लास जो है उसी गिलास से आधा गिलास दूध डाल दिया, फिर चीनी डाल दिया, उसके बाद अगर अच्छी चाय बना रहे हैं मतलब उसके बाद चाय पत्ती डाल दिया, और अच्छी चाय बना रहे हैं तो अदरक डाल दिया, इलायची डाल दिया। उन सबको मिलाने के बाद आप उसे उसका वजन ले लीजिए, उसको एक किसी भी चीज़ से वजन कर लीजिए, उसका द्रव्यमान जान लीजिए, उसका भार जान लीजिए, द्रव्यमान नहीं भार। तो क्या होगा, उसका भार जान लीजिए, उसके बाद उसको पकाने के बाद उसका भार जांच कीजिए, क्या वह भार बराबर आएगा। जी हाँ दोस्तों, वो बराबर आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि दोस्तों अगर आप चाय बना रहे हैं और उसे ढक नहीं रहे हैं तो द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहेगा, द्रव्यमान बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप उसे ढकेंगे नहीं तो वो भाप बन के उस पानी जो है, कुछ पानी पानी की मात्रा भाप बनकर उड़ जाएगा, तो वहाँ पर पानी की कुछ कमी हो जाएगी, तो वहाँ पर जो है द्रव्यमान आपको बराबर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसे ढक कर बनाएंगे तो सभी वाष्प वापस उसी में चले जाएंगे, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण, तो फिर क्या हुआ, वहाँ पर द्रव्यमान समान रहेगा, बराबर रहेगा। उसी अनुसार यहाँ पर Mg और O2 बराबर MgO बन गया है। लेकिन आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, Mg के यहाँ पर एक अणु है तो यहाँ पर भी उसका एक अणु है। Mg के यहाँ पर एक मोल है, जब कुछ ना लिखा रहे तो एक है, तो एक मोल है, तो यहाँ पर भी एक मोल है। लेकिन O2 के यहाँ पर एक अणु है, यहाँ पर O2 के भी एक अणु है, लेकिन O2 का जो मोल है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर मोल और अणु से मतलब नहीं रखना है। यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 है, देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, जैसे नहीं देखिए यहाँ पर 2 है ना, अगर इसका मोल 2 है और इसका अणु 2 है तो वह बराबर रहेगा, ठीक है, उसमें नहीं दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर तो इसके मोल 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी ये 2 है, यहाँ 1 है। तो हमें इसी को संतुलित करना है, और कैसे करने हैं उनके निम्न चरण है। तो देखिए असंतुलित समीकरण में उपस्थित, तो ये असंतुलित समीकरण है ना, इसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु होंगे। यहाँ पर जो विभिन्न तत्व उपस्थित हैं, यहाँ पर विभिन्न तत्व उपस्थित है ना, उनमें परमाणुओं की संख्या की सूची बनाइए। उनमें जो परमाणुओं की संख्या है उनकी सूची बना लीजिए। देखिए जो तरीका है उसमें सूची भी नहीं बनाना पड़ेगा, मैं बॉक्स तो बनाना ही नहीं पड़ेगा, मैंने बताया सूची भी नहीं बनानी पड़ेगी आपको, बस सोचना रहेगा। अगर आप नहीं सोच पाते हैं तो आपको सूची बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, Mg की देखिए एक अणु है, ओ के अभिकारक में देखिए यहाँ इसे हम कहते हैं अभिकारक, इसे कहते हैं उत्पाद। तो अभिकारक में Mg के एक है, O2 के O के एक 2 है, O के 2 है, उत्पाद में Mg एक है और O यहाँ पर एक है। देखिए मैं यहाँ पर 2 लिख दिया था गलती से, यहाँ पर उत्पाद में O का एक है। तो अब इसे संतुलित करना है। अब इतना हमने बना लिया, आगे देखिए अब सुविधानुसार सबसे अधिक संख्या वाले, अब सुविधानुसार सबसे अधिक संख्या वाले, तो सबसे अधिक संख्या O का है, ऑक्सीजन का है, वो भी अभिकारक में अधिक संख्या वाले परमाणुओं को संतुलित करते हैं। तो संतुलित करते हैं कैसे, अगर यहाँ पर
अभिकारक में 2 है तो उत्पाद में भी हम 2 बढ़ा देंगे। बस आपको है कि हमें बॉक्स के अंदर परिवर्तन नहीं करना है, और बॉक्स के अंदर परिवर्तन ना करने का मतलब मैंने आपको बताया कि उनकी मोलों की संख्या नहीं बढ़ानी है, उनके अणुओं को बढ़ा देना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ इनको मिटा दूँ इसको, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 कर दिया। हालांकि विशेष बात के अनुसार यहाँ पर हम 2 नहीं लिख सकते, उनकी मोलों की संख्या नहीं बढ़ा सकते, इसलिए हमने ये बाहर लिख दिया। एक विशेष बात और है जो आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे कि दोस्तों समीकरण है, तो समीकरण में अभी यहाँ पर तो कोई जगह नहीं है, नहीं मैं आपको समझा देता। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ x+1, ये सब आप गणित में पढ़ते आ रहे हैं, ये एक ज्योमेट्री का सवाल है। गणित में क्या करते हैं, इस तरह से अगर आ जाता है तो क्या करते हैं आप, x का गुणा x में और x का गुणा 1 में करते हैं, यानी इसका गुणा करते हैं तो दोनों में करते हैं। उसी प्रकार जब यहाँ पर 2 लिखा जाएगा तो इसका गुणा मैग्नीशियम में भी होगा और ऑक्सीजन में भी होगा। तो ठीक है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 मोल थे, हमने यहाँ इसके 2 अणु कर दिए, ये संतुलित हो गया। लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया क्योंकि इसका गुणा दोनों में होगा। ठीक है, तो इसलिए हम मैग्नीशियम को यहाँ पर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फिर उसके बाद देखिए, मैं इसलिए रहा, फिर संख्या को परमाणु को संतुलित करते हैं, तो इस तरह से संतुलित करते हैं। उसके बाद दूसरे तत्व को करते हैं, उसके बाद कम संख्या वाले, कम परमाणु वाली संख्या को करेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये तो छोटा समीकरण हमने लिया, बड़ा बड़ा समीकरण अभी हम लेंगे इसके बाद। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर उसके बाद उसको संतुलित करते हैं, तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो गया है तो हम यहाँ पर भी 2 कर देंगे। ठीक है, और फिर जांच करेंगे। अगर आपका समीकरण अब आप मतलब आप ऐसे बढ़ते बढ़ते सबसे ज़्यादा परमाणु है उसको किया, फिर उसके बाद वाले को किया, फिर उसके बाद जब ऐसे आपने पूरा कर लिया, उसके बाद हम दोनों पक्षों में जांच करेंगे कि क्या हमारा समीकरण संतुलित है या नहीं। तो देखिए, हम यहाँ पर चेक करेंगे, मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, चौथा ठोस। अब देखिए, ठोस नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स रहेंगे, जो तत्व रहेंगे, यहाँ पर जो सब्सटेंस रहेंगे, यहाँ पर मैग्नीशियम तत्व है जो यहाँ पर अभिकारक या उत्पाद में जो भी तत्व प्राप्त होंगे या उत्पाद में या फिर कुछ भी, यहाँ क्या रहेंगे, कहा गया, सूत्र जो रहेंगे उसमें वो जो क्या है, जैसे मैग्नीशियम है ना, तो उसका वो ठोस है, द्रव्य है या गैस है, यानी उसकी अवस्था क्या है, उसकी अवस्थाओं को लिखना रहेगा। यहाँ पर चौथा रूल हमारे हिसाब से कहता है, बुक में छठवां है और हमारे यहाँ मैंने इसको चौथा बना दिया, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर अब सुविधा अनुसार सबसे पहले को करते हैं, फिर उसके बाद हो जाता है, इसके बाद दूसरे वाले को करते हैं और फिर जांच करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर इस तरह से 3 और बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पदार्थों की अवस्थाओं को लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ठोस के लिए हम एस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, एस को ऐसे साइड में ब्रैकेट में लिख देंगे। द्रव्य के लिए लिक्विड, गैस के लिए जी का इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल जी का। और जलीय विलयन, यानी कि अगर किसी भी चीज़ में पानी की मात्रा मिली हुई है यानी जलीय विलयन है तो उसमें हम उसे एक्वस कहते हैं इंग्लिश में, और उसे हम क्यू से प्रदर्शित करेंगे। ठोस को हम इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, उसे एस से प्रदर्शित करेंगे। लिक्विड को हम द्रव्य को लिक्विड कहते हैं, इसी एल से। और गैस क्या कहते हैं, गैस को हम इंग्लिश में गैस कहते हैं, इसलिए जी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से, मान लीजिए मैग्नीशियम ठोस है ना, तो यहाँ पर ऐसे सॉलिड लिख देंगे। ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पर ऐसे गैस लिख देंगे। और मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है, सॉलिड है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पहली क्रियाकलाप दी थी मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन से या फिर जलाने पर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, या फिर उसे जलाने से क्या क्या होता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको जो समझाया था। उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन में और आई कमेंट्स में, पहले कमेंट में और आई बटन में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आप जाकर उस वीडियो में जो है उस प्रैक्टिकल को देख सकते हैं। वैसे कुछ होता नहीं वहाँ पर, लेकिन आप देख सकते हैं, आपको कुछ समझ में आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अभिक्रियाओं, अब आगे क्या 5वां चरण है, अभिक्रियाओं की परिस्थितियों को। जैसे अब इस अभिक्रिया की परिस्थिति कैसी है कि उस परिस्थिति में मतलब उस क्रिया को करने के लिए वहाँ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए या उसको कितना टेम्परेचर देना होगा वो हमें लिखना चाहिए। ठीक है, उसको
उस चीज़ में परिवर्तन होने में कितना टेम्परेचर वहाँ का सामान्य तापमान होना चाहिए, या उसे कितना तापमान देना होगा, या फिर दाब वहाँ का कितना दाब हो। जैसे आप पहाड़ी क्षेत्र में अगर कोई रह रहा है तो वहाँ का दाब कुछ और होगा, तो कुछ अभिक्रियाएं वहाँ पर नहीं होंगी जहाँ पर दाब ज़्यादा होगा। फिर कहीं कहाँ जहाँ कम होगी, दाब जहाँ कम होगा वहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं नहीं होंगी। जहाँ सामान्य होगा वहाँ पर, कहाँ कहीं कहीं होगा जहाँ बहुत ज़्यादा दाब होगा वहीं पर वो अभिक्रियाएं होंगी। तो इसलिए वहाँ पर वो लिखना आवश्यक है कि क्या लग रहा है, ताप, दाब, उत्प्रेरक या और भी चीज़ें जो हो गई, ऊष्मा या ठंडक। ठीक है, तो ताप को जैसे है तो यहाँ पर देखिए इसको मैग्नीशियम, अगर आप वो वीडियो देख लिए, पिछली वीडियो को देखने के अनुसार मैंने उसमें बताया था देखने के लिए आपको, तो अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तो आपने देखा था उसे जलाना पड़ा था, गर्म करना पड़ा था, उसे टेम्परेचर देना पड़ा था। तो क्या करना पड़ा था, ताप देना पड़ा था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तापन। ठीक है, कहाँ लिखेंगे, आदि को तीर के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं, ऊपर साइड में या नीचे लिख देते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे तापन। अभी तो यहाँ पर तीर छोटा था तो लिखने में दिक्कत हुआ, लेकिन जो है इस तरह से लिख दिया जाता है, ऊपर तीर के ऊपर या नीचे, अगर दो चीज़ है तो नीचे भी लिख दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके आगे हम कुछ समीकरण को लेते हैं और उसे संतुलित करते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, और अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया उसमें तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिए, स्टार्टिंग से कर लीजिए, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको मिलाता हूँ, उसके बाद कुछ समीकरण को लिखता हूँ, उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया है, Fe प्लस H2O बराबर है Fe3O2 प्लस H2O के। यहाँ पर तीर हम लगाते हैं और इसके आगे संतुलित करते हैं। देखिए Fe प्लस H2O, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए मैंने आप इस इक्वेशन को मैं समझाता हूँ। देखिए समझना थोड़ा ज़रूरी रहता है, कहीं कहीं आपको हो सकता है कह सकता है कि इसका रिएक्शन करा के यहाँ पर लिखिए। ठीक है, या फिर यहाँ पर आपको पूरा पूरा शब्द समीकरण दे दे, आप कहा जाए कि ढांचा समीकरण बनाइए, उसे संतुलित कीजिए या संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए इसके लिए। तो इसके लिए जो है आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है, क्या है, Fe प्लस H2O बराबर Fe3O4 और 4H2O। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया ये। ठीक है, अब देखिए आगे, अब यहाँ पर क्या होता है, ये Fe मतलब आयरन होता है, पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा। H2O मतलब पानी होता है, यानी आयरन का पानी से क्रिया कराने पर, आयरन यानी लोहा का पानी से क्रिया कराने पर Fe3O4 Fe3O4 H2 बन जाता है। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, Fe3O4 यानी Fe3O4 यानी ये जंग का है सूत्र है, तो उसे हमें नहीं देखना अभी। यहाँ पर देखिए आप संतुलित करना है तो Fe में देखिए 3 है यहाँ पर, और F में कितना है, यहाँ पर Fe में 1 है और यहाँ पर 3 है। तो हमें सबसे, देखिए सुविधा अनुसार हमें सबसे बड़े वाले का करना है, लेकिन आप अगर छोटे वाले करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जो है फंस जाता है, तो आपको फिर दोबारा उसे मिटाकर करना पड़ेगा। तो आइए हम छोटे से आपको मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 3 है तो हमने यहाँ पर भी 3 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। तो क्या होगा, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4, मतलब ऑक्सीजन संतुलित। लेकिन H यहाँ पर 2 है और ये 4 का गुणा होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है, इसलिए हम यहाँ पर भी 4 लगा देंगे और यहाँ पर हमारा ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। कैसे, देखिए ये फिर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 हो गया है। ठीक है, आइए एक और ले लेते हैं, एक दो और सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम ले लें Cl2 प्लस H2 बराबर HCl। H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है, और Cl यानी क्लोरीन गैस है, और यहाँ पर बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए ये कैसे बना सूत्र, या ये सूत्र कैसे बना, इसके लिए मैं जल्दी ही वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ, इसके बाद मैं वो वीडियो बनाऊंगा तो आप उसे देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, H2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1 है, तो हम यहाँ पर 2 कर देंगे। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, 2 करने से यहाँ पर क्लोरीन ये भी 2 हो गया है, तो इसलिए हमारा ये गया, मतलब सिर्फ हमें इतना ही परिवर्तन करना था। आइए देखते हैं जल का जो हमारा होता है H2 प्लस O2 बराबर में H2O
को, सिंपल वाला जो हम बार बार करते आए हैं पिछली बार भी। तो देखिए H2 कितना, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H2 है, ये समीकरण संतुलित है, लेकिन यहाँ ये मतलब ये दोनों संतुलित हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, इसलिए हम यहाँ पर 2 कर दे रहे हैं। और यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 2 जा 4, और यहाँ पर हमारा 2 यहाँ पर बढ़ा देंगे तो ये भी 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4, और ये 2 और ये 2, तो यहाँ पर इस तरह से हमारा ये भी समीकरण संतुलित हो गया। दोस्तों वैसे हमारे बुक में जो है इस समीकरण संतुलित करने मतलब समीकरण संतुलित करने का जो टॉपिक है उसके जस्ट बाद एक कुछ प्रश्न दिया गया, ऐसे बॉक्स बनाकर उसने प्रश्न दिया है, उसमें समीकरण संतुलित करने के सभी प्रश्न हैं। तो उसको मैं अगर आप सॉल्व कीजिएगा, उसमें पहले क्या करना है, शब्द समीकरण दिया है, आपको ढांचा समीकरण बनाना है, उसके बाद उसे सॉल्व करना है, मतलब उसे संतुलित करना है। फिर उसमें दूसरे में रहेगा किसमें जो है आप ठोस, अभी यहाँ पर ठोस द्रव्य गैस जो हमारा यहाँ पर बताना था कि ये कौन सा अवस्था ठोस है, गैस है या द्रव्य है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यह जो हमारा गैस है, यह हमारा गैस है, और ये क्या है हमारा, ये लिक्विड हो जाएगा, HCl एसिड होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये हाइड्रोजन ये गैस है, यहाँ पर ऑक्सीजन ये भी गैस है, और यहाँ पर ये लिक्विड हो जाता है। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको परिभाषा जो बताया था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, तो वहाँ पर क्या था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की परिभाषा में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक या एक से अधिक गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। वहाँ पर गुण धर्म का मतलब क्या होता है, शायद मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया था, गुण धर्म वाले पदार्थ का। तो गुण धर्म का मतलब यहाँ पर है कि वहाँ पर उसके कुछ जो 2 पदार्थ 3 पदार्थ या 4 पदार्थ जो मिलकर बनाएगा, वहाँ पर इनके कुछ और गुण रहेंगे, और यहाँ पर प्राप्त पदार्थ के कुछ और गुण रहेंगे। वहाँ पर गुण धर्म चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर हम इसका देखें यहाँ या फिर इसका देखें, तो देखिए पहले इसका देखते हैं। तो यहाँ पर जो H2 है, ये हमारा H2 जो है ये हाइड्रोजन है, यानी ये ज्वलनशील पदार्थ है एक, जो कि हाइड्रोजन गैस है। और यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है ना, ये भी एक ज्वलनशील पदार्थ है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को जलने में मदद करती है। लेकिन यहाँ पर जो प्राप्त हुआ वाटर, क्या प्राप्त हुआ, वाटर जो प्राप्त हुआ, ये एक ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, यह ज्वलन को कम करने में काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके कुछ और गुण थे और इसके कुछ और ही गुण है, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी देखिए, ये भी ज्वलनशील पदार्थ है, ये भी एक ज्वलनशील पदार्थ है, ये ज्वलनशील नहीं, ये ज्वलनशील हाइड्रोजन गैस है, यह ज्वलनशील नहीं है शायद, ये इसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक अम्ल है, एक तेजाब है। जी समझ लीजिए कितना चेंज हो गया। यहाँ पर देखिए पानी है, और यहाँ पर क्या है, लोहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, लोहे के ऊपर ऑक्साइड जम गया, लोहे पर जंग लग गया और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये भी गैस है, और यहाँ पर ये सॉलिड होगा, ठोस, यहाँ पर ये लिक्विड होगा, और यहाँ पर ये ठोस होगा, एस। देखिए यहाँ पर सभी प्रयुक्त हो गए हैं। देखिए यहाँ पर एक्वस वाला भी आया नहीं है, मैं कल जब आपको बताऊंगा जो प्रश्न है वहाँ पर एक्वस भी आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लगभग ये HCl एक्वस भी होता है, लेकिन इसके अनुसार एक्वस नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड ही होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में जो मैंने आपको प्रश्न बताए उसको हम सॉल्व करेंगे और सभी समीकरण को संतुलित करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को यहाँ तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी बात ना समझ में आई हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, कमेंट कर दीजिएगा। एक बार जो मैं आपको फिर से दोबारा दोहरा दूंगा, और नहीं तो आप रिवर्स करके देख लीजिए, उसके बाद भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दूसरे दिन और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।